हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग जो चैप्टर 2 का लास्ट बचा हुआ है वन डी ग्राफ जनित्र या जनरेटर, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे बच्चों। थोड़ा देखते हैं कौन कौन सा। एक है नुकीले भागों की क्रिया और वन डी ग्राफ जनित्र। नुकीले भागों की क्रिया और वन डी ग्राफ जनित्र हम लोग आज देखेंगे। नुकीले भागों की क्रिया को बोलते हैं एक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्शन ऑफ पॉइंट्स। वन डी ग्राफ जनरेटर है, वन डी ग्राफ जनरेटर। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही है। नुकीले भागों की क्रिया हम लोगों को जानना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग इसी के द्वारा वन डी ग्राफ जनरेटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है वन डी ग्राफ जनरेटर? नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले हमको नुकीले भागों की क्रिया होती क्या है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरा ये है कि ये किसी चालक, जैसे कि गोला है, स्फीयर है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पर भी आधारित होता है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे नुकीले भागों की क्रिया। मैं आप चित्र बना दिया है मैंने, इसको समझिए। जैसे हम लोग मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में, ये पढ़ाया था, आपको याद होगा कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व से संबंधित हमने आवेश घनत्व पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? आवेश घनत्व पढ़ाया था। और आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो जो आवेश घनत्व होता था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो होता था सिग्मा = Q/A। ये होता था यदि एरिया की वैल्यू को हम कम कर दें बच्चों, एरिया की वैल्यू को अगर हम कम करते जाएं तो आवेश जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे इस पूरे पृष्ठ का एरिया कितना है? A है। इस एरिया को कम करते करते, मतलब अभी ये जो पूरे चार्ज हैं ये पूरे एरिया में हैं, पूरे एरिया में वितरित हैं। कितने चार्ज? जितने भी हैं। अगर यही इस एरिया को हम कम करते गए, यहाँ पे देखिए, तो इतने चार्ज इतने एरिया में आ जाएंगे, तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ से तेज़ी से ये आवेश बाहर की ओर प्रतिकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि प्लस प्लस में है। नुकीले भाग में जब, ये बताइए, इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में हम 100 आवेश रख दिए हैं और इतने बड़े एरिया को हमने कम कर दिए, आवेश की मात्रा उतनी ही है, तो इसमें घनत्व तो बढ़ गया। जब घनत्व तो बढ़ जाता है तो जो नुकीला भाग होता है, जहाँ पे एरिया कम होता है, यहाँ पे एरिया बहुत कम है तब ना नुकीला हुआ है, तो यहाँ पे एरिया कम होता है तो घनत्व वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे प्लस आवेश की पवन चलने लगती है, इलेक्ट्रिक विंड चलने लगती है, यहाँ से पवनें चलने लगती हैं, और इसके पास जो वायु के कण हैं वे भी आवेशित होने लगते हैं। बात समझ में आया? ये होता है नुकीले भागों की क्रिया। तो जो हम वन डी ग्राफ जनित्र में C1 और C2 इस्तेमाल किए हैं बच्चों, यही है धात्विक कंघियाँ, यानी कि यहीं से ये प्लस आवेश निकलता है। नुकीला भाग हम इसलिए लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे बताया है, एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेके बताए हैं कि देखिए, अगर जैसे ये हम एक पृष्ठ लिए, इसमें आवेश का मात्रा, इसके पृष्ठ को हम कम करते गए एक कोने पे, तो यहाँ पे एक पवन निकलने लगता है, इलेक्ट्रिक पवन, और यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती जला के लाते हैं, ज्वाला इसका ज्वाला इसके पवन के साइड में क्या विक्षेपित होने लगता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हवाएं जो निकलती हैं वो इधर की ओर निकलती हैं, और ये होता है विद्युत पवन। और उसके आसपास की जो भी हवा चलती है तो वहाँ पे भी जो कण हैं वो क्या होते हैं? आवेशित हो जाते हैं, और वह आवेश हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं, और इसी का सिद्धांत हम वन डी ग्राफ जनित्र में करते हैं। तो ये हो गया आपका नुकीले सिरों की क्रिया किस प्रकार से होती है। बात समझ में आ गया? जैसे मैं आपको बताया था, जब आवेश घनत्व पढ़ा रहा था, तो जैसे कूलर होता है लोहे वाला, तो उसके कोने पे जो कोना है वहाँ पे ज़्यादा करंट लगता है अपने को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है और सरफेस पे हमको पता नहीं चलता है। ठीक है ना? वो मैं इसी प्रकार से वो इसी क्रिया पे आधारित वो भी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, वन डी ग्राफ जनित्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टेट बोर्ड में, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है कि ठीक है कि वन डी ग्राफ जनित्र है क्या।
और इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो बच्चों इसको हम लोग एकदम स्टेप बाइज देखते हैं और आप सुस्पष्ट अक्षरों में जैसा मैं बोलूँगा वैसा आप लिखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र। तो वान डी ग्राफ जनित्र एक लिखेगा, वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है, विद्युत उत्पादक मशीन है जिसके द्वारा कई मिलियन विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। बस ये है आपका वान डी ग्राफ मशीन या जनरेटर, जो भी आप बोले, ठीक है। अब देखिए वो हम लोग लिख लिए। अब इसमें से प्रश्न आता है कि वान डी ग्राफ जनरेटर या मशीन है क्या, इसको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत इसका वर्णन कीजिए। तो पहला सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र, संरचना, कार्यविधि, उपयोग और दोष, ये हम लोग इसके स्टेप में देखते हैं। तो सिद्धांत क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसका सिद्धांत एक तो नुकीले भाग को नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। पहला ये सिद्धांत हो गया, क्योंकि नुकीले भागों से जो विद्युत पवन चलती है वो बहुत तेज़ी से निकलती है और उसका ही इस्तेमाल करके हम इस जनरेटर को बनाए हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा यह है कि हम ये भी जानते हैं कि जो चालक होता है, चालक की जो धारिता होती है C, ये इसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। जैसे हम लोगों ने गोली चालक के लिए प्रूफ किया था, C इक्वल टू कितना होता है 4 पाई स्फैला नॉट इंटू R, इतना होता था। तो यानी कि C क्या है, डायरेक्टली त्रिज्या के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा चालक होगा उसकी धारिता उतनी ही उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरा सिद्धांत आपका यह है कि यह बड़े चालकों के लिए उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब बड़े चालक में से क्या आएगा, देखिए नामांकित आरेख, ये है नामांकित आरेख बच्चों। नामांकित आरेख मैंने बना दिया है, आप समझिए इसमें नामांकित आरेख क्या है। सबसे पहला ये यस गोला है, खोखला गोला है, लगभग 5 मीटर व्यास का होता है। ये कितना होता है, लगभग 5 मीटर व्यास का। 5 मीटर व्यास मतलब समझ रहे हो बच्चों ना, 1 मीटर मतलब कितना 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर एक 5 मीटर व्यास का गोला होगा तो एक पूरा सा एक घर के एक रूम के बराबर हो जाएगा। तो 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। इसको ए और बी कुचालक स्तंभ, जैसे कि सीमेंट का दीवार बना दिए ये ईंटा के द्वारा, जिसे जो कुचालक हो, कुचालक स्टैंड होता है जिसको लगभग 15 मीटर ऊपर रखते हैं। इस गोले को ए और बी जो कुचालक स्तंभ है इसकी सहायता से 15 मीटर ऊंचे रखते हैं। देखिए इसमें मैं लिख दिया हूँ, ये भी कुचालक स्तंभ है, प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। यस क्या है, 5 मीटर व्यास का धात्विक गोला होता है, धात्विक गोला होता है लेकिन खोखला गोला होता है। P1 P2 घिरनियाँ हैं बच्चों। घिरनी समझ रहे हैं क्या है, जैसे कि एक आप लोग अगर गए होंगे थ्रेसर देखे होंगे जिसमें पट्टा लगा होता है, 2 घिरनियाँ होती हैं जो पट्टे चलते हैं जिसके ऊपर उसको घिरनियाँ बोलते हैं। या हम लोग जिसमें कुआं से पानी जिससे से घिरनी होती है इसमें रस्सी को डाल के खींचते हैं। तो उस प्रकार से 2 घिरनियों में बेल्ट फंसा देते हैं, लगा देते हैं। जैसे आटा चक्की हो गया, हर जगह आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो उसमें ये जो ये है, ये P1 घिरनी है और ये घिरनी गोले के पास होता है और ये घिरनी कहाँ होता है, नीचे बैटरी के पास। तो P1 P2 घिरनियों के ऊपर ये रबर का बेल्ट है। F जो है ना बच्चों, ये F और F ये जो दिख रहा है ये रबर का बेल्ट। इन घिरनियों के ऊपर रबर का बेल्ट को हम लगा देते हैं और यहीं पे इस घिरनी को हम एक मोटर की सहायता से बच्चों यहाँ पे बेल्ट लगा दिए, एक ठो और यहाँ पे विद्युत मोटर लगा दी है हम लोगों ने। इस प्रकार से कोई विद्युत मोटर, तो जैसे हम लोग यहाँ पे विद्युत मोटर चालू करते हैं तो ये घिरनी इस तीर की दिशा में, देखिए ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आता है, तो इस दिशा में चलने भी लगता है मोटर की सहायता से। ठीक है, अब ये क्या है, उच्च तनाव यानी कि उच्च विभव की बैटरी है जिसका एक सिरा पृथ्वी से है माइनस सिरा और धन सिरा कंघी C1 से जुड़ा हुआ है। चूँकि ये उच्च तनाव की बैटरी है, ये जो कि बच्चों जो मैंने बनाया है प्लस ये बड़ा छोटा जो लाइन खींचा है इसको बोलते हैं उच्च तनाव। सिंपल बैटरी को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा, एक सिंपल बैटरी कम विभव का होता है। उच्च विभव के लिए हम लोग इतने प्रकार से प्लस माइनस कर देते हैं, तो उच्च विभव इसको बोला जाता है। या कई सारे बैटरी जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये उच्च विभव का बैटरी होता है और इसमें इसका जो प्लस सिरा है वो कंघी C1 से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये D क्या है बच्चों, देखिए
अब समझिएगा, ये डी, ये पूरा जो प्रकोष्ठ दिख रहा है आपको, एक घर है इसको रखने के लिए। तो ये एक फौलाद या लोहे का होता है जिसको हम लोग पृथ्वीकृत भी किए रहते हैं। बताऊंगा मैं क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नामांकन। संरचना में आप यही बताएंगे P1 P2 घिरनियाँ हैं जिसको मोटर की सहायता से चलाया जाता है। समझ में आ रहा है। C1 C2 क्या है, कंघियाँ हैं, नुकीली कंघियाँ हैं जहाँ से आवेश की विद्युत पवनें चलती हैं। ये आपको संरचना में बताना है। इसका संरचना समझ में आ रहा है। ए और बी कुचालक 15 मीटर कुचालक स्तंभ है जिसके ऊपर 5 मीटर गोला को खोखले गोला को रखा जाता है। समझ में आ रहा है। नामांकन अलग चीज़ है, संरचना थोड़ा सा अलग है। नामांकन में हम केवल बताते हैं कि ए और बी से क्या है, संरचना में हम लोग उसका डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है, उस पर क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये संरचना आपका हो जाएगा। कार्यविधि, अब कार्यविधि के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मोटर की सहायता से, देखिए बच्चों, मोटर की सहायता से घिरनी P1 और P2 को चलाया जाता है। घिरनी P1 और P2 को चलाया जाता है। तो होता क्या है कि P1 घिरनी के पास P1 कंघी का नुकीला सिरा है और C1 कंघी प्लस सिरे से जुड़े हुए के कारण यहाँ पे धन आवेश का पवन चलने लगता है। यहाँ पे धन आवेश का पवन तो ऑटोमेटिक चल रहा है और यह पवन चूंकि ये घिरनी के द्वारा जैसे ही रबर बेल्ट को चलाया जाता है तो जो धनात्मक आवेश है इसका पवन बेल्ट की सहारे ऊपर की ओर चलने लगता है। चूँकि ये पवन है इसके साथ साथ ऐसे ऊपर की ओर चलने लगता है और जैसे ही धन आवेश है वो C2 कंघी के पास पहुँचता है तो चूँकि ये प्लस आवेश है तो ये इसके पास पहुँचेगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया होगी और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या होगा कि नुकीले कंघी से ऋण आवेश निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही नुकीले कंघी से ऋण आवेश निकलना शुरू हो जाएंगे, ऋण आवेश यहाँ से निकलेगा जो एक धन आवेश को समाप्त कर देगा। समझिए फिर से, C1 कंघी से धन आवेश जो पवन निकलता है बेल्ट की सहायता से ऊपर चलता है और C2 कंघी के पास पहुँचने के पश्चात ऋण आवेश इस धन आवेश को समाप्त कर देता है और अनावेशित बेल्ट पुनः C1 कंघी के पास पहुंचती है और धन आवेश यहाँ से लेके क्रमशः ऊपर की ओर चलती है और ऋण आवेश पुनः इसको समाप्त कर देता है और अनावेशित बेल्ट पुनः इसे, और यह प्रक्रिया पूरा चलता रहता है। और यहाँ से चूँकि ऋण आवेश का पवन निकल रहा है यानी ऋणात्मक आवेश यहाँ से निकल रहा है तो गोले पे कौन सा आवेश हो जाएगा, धनात्मक आवेश। मतलब कि क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी और इसमें धन आवेश स्टोर होता चला जाएगा और यह स्टोर होता चला जाएगा और लगभग कितना 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया आपका कार्यविधि, इतना लिख लेंगे। इसका उपयोग क्या है, इसके सहायता से क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। कई मिलियन जैसे कि 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज का विभवांतर इस मशीन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग है। ठीक है, और दूसरा उपयोग क्या है इसका कि ये अल्फा कण हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इसको त्वरित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, त्वरित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा क्या है, विद्युत उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, तो 3 आप इसके उपयोग लिख लेंगे। और तीसरा इसका दोष, सबसे बड़ा दोष इसका बच्चों ये है कि 15 मीटर ऊंचाई और 5 मीटर गोला, खोखला गोला ये है, तो ये बहुत बड़ा है। अतः इसका जो उपयोग है वो असुविधाजनक है, सुविधाजनक नहीं है। और दूसरा दोष इसका सबसे ये है कि इसमें कई लाख वोल्टेज, 10 लाख से भी ज़्यादा वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, उसकी दृष्टि से भी ये क्या है, ये इसका दोष है। अब दूसरी चीज़, हाँ, इसमें और कुछ जो बचा है बच्चों, उसमें क्या बच गया इसमें से जो हम लोगों ने नहीं समझा। डी को हम पृथ्वीकृत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब 10 लाख वोल्टेज का विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होगा बच्चों तो यहाँ पे अगर कोई भी आदमी आएगा या कोई भी जानवर आएगा तो उसको क्षति पहुँच सकता है, उसकी मौत हो सकती है, कई सारी घटनाएँ घट सकती हैं। अतः इसके ऊपर एक फौलाद का एक प्रकोष्ठ लगा देते हैं और इसके आसपास, इसके अंदर जो भी आवेश होगा वो इस फौलाद के साथ पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए इस फौलाद या लोहे का ये जो प्रकोष्ठ बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, उसके पृथ्वीकृत हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यह है आपका वान डी ग्राफ जनित्र क्या है और
इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र क्यों पड़ा? इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र इसलिए पड़ा क्योंकि वान डी ग्राफ ने ही इसको बनाया था सन 1931 में। आरजे वान डे ग्राफ इनका नाम है। आरजे वान डे ग्राफ ने इसको विद्युत उत्पादक एक मशीन बनाया था, इसलिए इसका नाम वान डी ग्राफ जनित्र है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका जो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो 20 से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप साइड बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे किताबें हैं अच्छी अच्छी, आप उसको साइड बुक एनसीईआरटी किताब पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चंस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ तो मैं बता ही देता हूँ, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन बनाएं। ठीक है ना? तो ये है आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।